नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी का अध्ययन करेंगे। इस नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, नाटक के पात्रों के बारे में जानेंगे, नाटक के सारांश का अध्ययन करेंगे और आपके परीक्षा में नाटक से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन पूछा जा सकता है उन कथनों का भी अध्ययन यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अंधेर नगरी नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। अंधेर नगरी नाटक की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया है और इस नाटक का प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था। यानी इसका प्रकाशन जो है 1881 ईस्वी में किया गया था। अंधेर नगरी नाटक जो है एक प्रकार का प्रहसन है जिसे भारतेंदु ने बनारस के नेशनल थिएटर के लिए एक दिन में लिखा था। यानी नेशनल थिएटर के द्वारा इसको खेला जाना था, उसी के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा एक दिन में इस नाटक की रचना की गई थी। यह नाटक जो है काशी के दौसाश्वमेध घाट पर उसी दिन अभिनीत हुआ था। यानी जिस दिन लिखा गया था उसी दिन इसको खेला भी गया था और नेशनल थिएटर के द्वारा ही खेला गया था। ऐसा माना जाता है कि जो अंधेर नगरी नाटक है वो बिहार के किसी अन्यायी जमींदार को सुधारने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक की रचना की थी। अब यह जो नाटक है इस नाटक में कुल 6 अंक हैं और 6 दृश्य हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दृश्यों का नाम नहीं लिया है, दृश्यों के जगह पर उन्होंने स्थान नाम दिया है। यानी 6 अंक तो हैं और दृश्य के जगह 6 स्थान हैं। यहाँ पर अंक दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। किस अंक में कौन सा स्थान है इसको हम लोग देख लेते हैं। जो पहला अंक है, प्रथम अंक, वो बाह्य प्रांत में शुरू होता है, स्थान का नाम है बाह्य प्रांत। जो दूसरा अंक है वो बाजार नामक स्थान पर शुरू होता है। जो तीसरा अंक है वो जंगल नामक स्थान पर शुरू होता है। जो चौथा अंक है वो राजसभा नामक स्थान पर शुरू होता है और जो 5वां अंक है वो अरण्य नामक स्थान पर शुरू होता है और जो 6ठा अंक है वो शमशान नामक स्थान पर शुरू होता है। इस प्रकार से नाटक में कुल 6 अंक हैं जो 6 स्थानों पर शुरू होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी नाटक के प्रमुख पात्र जो हैं उन पात्रों के बारे में जान लेते हैं। आपसे परीक्षा में पात्रों के बारे में पूछा जा सकता है। तो पहले 5 पात्र जो हैं वो महंत जी हैं। इसके अलावा नारायण दास हैं, गोवर्धन दास, कबाब वाला, घासीराम, नारंगी वाली, हलवाई, कुजड़िन, मुगल, ये सभी क्या है पात्र हैं। और इनके अलावा पाचक वाला, जात वाला, राजा, मंत्री, फरियादी, कल्लू बनिया, चूने वाला, भिस्ती, गड़ेरिया, कोतवाल, ये सभी नाटक के प्रमुख पात्र हैं। इन पात्रों का नाम आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और अंधेर नगरी नाटक के सारांश का अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। अंधेर नगरी नाटक का सारांश। अब अंधेर नगरी जो नाटक है इसके प्रथम अंक का आरंभ बाह्य प्रांत नामक स्थान से होता है, जहां एक महंत जी हैं वो अपने 2 चेलों के साथ गाते हुए प्रवेश करते हैं। और गाते क्या हैं? राम भजो राम भजो राम भजो भाई। यही गाते हुए महंत जी अपने 2 चेलों के साथ प्रवेश करते हैं। अचानक से महंत जी को एक सुंदर नगर दिखाई पड़ता है जहां अपने दोनों चेलों को भिक्षाटन के लिए वे भेजना चाहते हैं। पश्चिम दिशा में वे गोवर्धन दास को भेजते हैं और पूरब दिशा में नारायण दास को उनके द्वारा भेजा जाता है। महंत जी दोनों को समझा करके भेजते हैं कि जितना भिक्षा मिलेगा उतने में संतोष कर लेना है, बहुत अधिक लोभ नहीं करना है, क्योंकि लोभ जो होता है पाप का मूल होता है। इससे मान नष्ट होता है, स्वाभिमान नष्ट हो जाता है। इसलिए जितना भिक्षा मिले उतना स्वीकार कर लेना है, बहुत अधिक लोभ नहीं करना है। गाते हुए सभी लोग भिक्षाटन को जाते हैं और यहीं पर पहला अंक जो है समाप्त हो जाता है। जो दूसरा अंक है अंधेर नगरी नाटक का वो बाजार नामक स्थान पर शुरू होता है। बाजार में तरह तरह के लोग दुकानें लगाए हुए हैं। सबसे पहले कबाब वाला है जो टके शेर में गर्मा गर्म कबाब बेच रहा है, जिसमें 84 मसाला मिलाया गया है। यानी उसका जो कबाब है उसको बनाने के लिए 84 प्रकार का मसाला मिलाया गया है और 72 आंच में उसके कबाब को पकाया गया है। जो घासीराम है वो टके शेर में चना जोर गरम बेच रहा है। कहने का आशय है जो अंधेर नगरी है वहाँ पे सभी कुछ टके शेर में मिल रहा है, यानी मूल्य सभी सामानों का एक समान है। घासीराम टके शेर में चने जोर गरम बेच रहा है, जिसे तौकी, मैना, गफूरन, मुन्नी आदि काशी की वेश्याएं भी खाती थी उस समय। यानी एक काशी की प्रसिद्ध वेश्याएं हैं। इनका नाटक में नाम लिया गया है कि घासीराम का जो चने जोर गरम है ये सभी भी उस समय खाती हैं। आगे जो घासीराम है वो कहता है कि हमारा जो चना है ये हाकिम लोग भी खाते हैं, प्रशासक लोग भी खाते हैं।
चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। जब हाकिम लोग हमारे चने को खाते हैं तो क्या करते हैं, सभी पर टैक्स की दर जो है दुगना कर देते हैं। एक तरीके से अंग्रेजों के आर्थिक नीतियों का यहाँ पर विरोध किया गया है। अंग्रेजों का जो टैक्स नीति है उस पर व्यंग भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया है। आगे जो है नारंगी वाली है। नारंगी वाली टके शेर में नारंगी बेच रही है और वह सिलहट, बुटवल, रामबाग और आनंदबाग जैसे शहरों का नाम लेती है कि सिलहट की नारंगी है, बुटवल की नारंगी है, रामबाग की नारंगी है और आनंदबाग जैसे शहरों का नाम वो लेती है। आगे हलवाई का नंबर है। हलवाई जो है टके शेर में गर्मा गर्म जलेबी बेच रहा है। इमरती, लड्डू, गुलाब जामुन, खुरमा, बुंदिया, बर्फी, समोसा, पेड़ा, कचौड़ी, दाल मोठ, हलवा, खाजा आदि सभी हलवाई जो है बेच रहा है। इसके बाद कुजड़िन आती है। कुजड़िन जो है सब्जियां बेच रही है, सब कुछ टके शेर में है। मेथी, सोया, पालक, चौराई, चना, सरसों आदि का साग बेच रही है। इसके अलावा बैगन, कोहड़ा, आलू, बंडा आदि, मिर्चा, अमरूद, नींबू, मटर आदि भी टके शेर में वह बेच रही है। कुजड़िन के बाद मुगल है। मुगल जो है टके शेर में बादाम बेच रहा है, पिस्ता बेच रहा है, अखरोट, मुनक्का, किशमिश, अंजीर आदि सभी टके शेर में ही बेच रहा है। और वह कहता है कि हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया है। यानी वो ठीक से हिंदी नहीं बोल पाता है, तो इस तरीके के भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुहावरे का प्रयोग किया है, दांत कट्टा होना यानी दांत खट्टा होना यानी पराजित होना, यानी हमारा ऐसा मुल्क है जहां पर अंग्रेज भी पराजित हो गए हैं। आगे पाचक वाला का नंबर आता है। जो पाचक वाला है वो चूरन बेच रहा है, जिसका नाम हिंदू चूरन है। यानी जो चूरन वह बेच रहा है उस चूरन का नाम है हिंदू चूरन। इस चूरन को अगर पुलिस वाले खाते हैं तो सारा कानून हजम कर जाते हैं, ऐसा पाचक वाला के द्वारा कहा जाता है। मछली वाली टके शेर मछली बेच रही है। जात वाला जो ब्राह्मण है वो टके शेर में जात बेच रहा है। वह कहता है कि टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं, टके के वास्ते धोबी से ब्राह्मण कर दें, टके के वास्ते हिंदू को मुसलमान कर दें, टके के वास्ते हिंदू को क्रिस्तान कर दें, यानी टके के भाव से जात जो है बेच रहा है। इसके बाद बनिया है। बनिया जो है आटा, दाल, लकड़ी, नमक, घी, चीनी, मसाला, चावल टके शेर में सब कुछ बेच रहा है। गोवर्धन दास ये सब सुन करके बहुत बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न हो जाता है और बनिए के पास जाकर के आटा, चावल, चीनी और घी का मूल्य पूछता है। और बनिया बताता है कि सब कुछ टके शेर के भाव मिलेगा, सबका भाव टके शेर है। कुजड़ी से भाजी का मूल्य पूछता है, वह भी बताती है कि भाजी जो है टके शेर है, इसका भाव टके शेर में ये मिलेगा। हलवाई से मिठाइयों का मूल्य पूछता है और हलवाई कहता है इस नगरी की यही चाल है, यहाँ सब टके शेर मिलता है। यानी इस नगरी का जो नियम है वही है कि सभी वस्तुओं का मूल्य समान होगा, सब कुछ टके शेर में ही मिलेगा। गोवर्धन दास जो है हलवाई से नगर और राजा का नाम पूछता है, तो हलवाई बताता है कि नगर का नाम है अंधेर नगरी और राजा का नाम है चौपट राजा। फिर गोवर्धन दास के द्वारा कहा जाता है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो गोवर्धन दास के द्वारा यह कथन कहा गया है। गोवर्धन दास जब भिक्षा मांगने गया था तो भिक्षा में उसको कुल 7 पैसे मिले हैं और 7 पैसे में हलवाई से 3.5 सेर मिठाई वह खरीदता है और अंधेर नगरी गाता हुआ, अंधेर नगरी, अनबुझ, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा गाता हुआ वो चला जाता है। अब यहाँ पर जो दूसरा अंक है वो समाप्त हो जाता है। आगे फिर तीसरा अंक शुरू होता है और तीसरा अंक जहां शुरू होता है उस स्थान का नाम है जंगल। जंगल में तीसरे अंक का आरंभ होता है, जहां महंत जी और नारायण जी एक ओर से राम भजो गाते हुए प्रवेश करते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास जो है वो अंधेर नगरी गाते हुए आता है। महंत जी गोवर्धन दास से पूछते हैं कि क्या भिक्षा लाया है, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है, यानी भिक्षा लग रहा है तुमको ज्यादा मिला हुआ है। गोवर्धन दास बताता है कि 7 पैसे जो है भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई खरीद करके लाया हूँ। महंत जी कहते हैं कि मुझे नारायण की बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ सब कुछ टके शेर मिलता है। यानी नारायण पहले ही महंत जी को बता चुका था कि यह ऐसा नगरी है जहाँ सभी का मूल्य एक समान है, सब कुछ टके शेर में मिलता है। महंत जी कहते हैं कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं होता है जहाँ सब कुछ टके शेर हो, यानी सबका मूल्य समान हो, ऐसे नगरी में रहना उचित नहीं है। महंत जी गोवर्धन दास से कहते हैं कि यहाँ से चलो, चलने का आग्रह करते हैं, लेकिन वो नहीं जाता है, नारायण दास उनके साथ चला जाता है। महंत जी कहते हैं नहीं चलेगा तो पीछे जो है पछताएगा, तुमको पछतावा होगा, इसलिए
चल चलो, लेकिन गोवर्धन दास नहीं जाता है। इस पर महंत जी कहते हैं कि अगर कभी इस नगरी में तुम मुसीबत में फंस जाना तो मेरा स्मरण करना, मैं तुमको बचाने के लिए आऊँगा। महंत जी और नारायण दास दोनों जो है चले जाते हैं और गोवर्धन दास आराम से बैठ करके मिठाई खाता है। यहाँ पर तीसरे अंक का समापन हो जाता है। अब चौथे अंक की शुरुआत होती है और जो चौथा अंक है उसका आरंभ राजसभा में होता है। राजसभा नामक स्थान पर चौथे अंक की शुरुआत होती है, जहाँ पर राजा, मंत्री और नौकर सभी लोग जो है यथास्थान बैठे हुए हैं। एक सेवक अचानक से चिल्ला करके कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा को सुनाई देता है कि सुनपनखा आइए महाराज। यानी जब सेवक कहता है कि पान खाइए महाराज, राजा सुन नहीं पाता है ठीक से, उसको सुनाई देता है कि सुनपनखा आइए महाराज। राजा जो है डर करके भागने लगता है। मंत्री के समझाने पर जब राजा जब बात को समझ लेता है तो सेवक को 100 कोड़े मारने का आदेश देता है कि जो सेवक ये कहा था पान खाइए महाराज, उस सेवक को 100 कोड़े मारने का आदेश देता है। मंत्री कहता है कि महाराज सेवक का दोष न होकर के तमोली का दोष है, यानी जिसने पान लगाया था उसका दोष है। अगर वह पान न लगाता तो सेवक न बोलता और आप डरते भी नहीं। राजा तमोली को 200 कोड़े मारने का आदेश देता है कि तमोली जिसने पान लगाया था उसको 200 कोड़े मारा जाए। मंत्री कहता है सजा तमोली को न मिलकर सुनपनखा को मिलना चाहिए। सुनपनखा का नाम सुनकर राजा घबरा जाता है, नौकर से शराब मांगता है और नौकर देता है। इतने में नेपथ्य से दुहाई दुहाई का शब्द सुनाई देता है, यानी कोई फरियादी आया हुआ है। राजा के दरबार में एक फरियादी आता है। अब इस फरियादी की जो बकरी है वो कल्लू बनिया की दीवार गिरने से दब करके मर गई है। जो फरियादी आया हुआ है इसकी बकरी कल्लू बनिया की दीवार गिरने से दब करके मर गई है। राजा आदेश देता है कि दीवार को गिरफ्तार कर लिया जाए, यानी जिस दीवार से बकरी दबी हुई है उस दीवार को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन यह आदेश संभव नहीं था। राजा के दरबार में कल्लू आता है, कल्लू को पेश करने का आदेश दिया जाता है। कल्लू कहता है महाराज हमारी गलती नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई थी कि दीवार गिर गई। कारीगर को बुलाया जाता है। कारीगर कहता है कि महाराज हमारी गलती नहीं है, चूने वाले ने ऐसा चूना बनाया था कि जो है दीवार जो है गिर गई। फिर चूने वाले को बुलाया जाता है। चूने वाला कहता है कि महाराज हमारी गलती नहीं है, भिश्ती ने इतना पानी डाला था चूने में कि चूना गीला हो गया था तो दीवार अच्छा नहीं बना। फिर भिश्ती को बुलाया जाता है तो भिश्ती कहता है कि महाराज हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, कसाई ने इतनी बड़ी मशक बना दी थी कि पानी अचानक से ज़्यादा गिर गया। फिर कसाई को बुलाया जाता है। कसाई कहता है कि महाराज मशक बनाने में मेरी गलती नहीं थी, गडेरिया ने इतनी बड़ी भीड़ हमको बेची थी कि उसका मशक जो है ज़्यादा बड़ा बन गया, इसलिए गडेरिया की गलती है, मेरी गलती नहीं है। फिर गडेरियों को बुलाया जाता है। गडेरिया कहता है कि महाराज मेरी गलती नहीं है, जब मैं भीड़ बेच रहा था तो कोतवाल साहब की गाड़ी आ रही थी और कोतवाल साहब की गाड़ी इतनी जल्दबाजी में आई कि मैं छोटे और बड़े भीड़ का जो है भेद नहीं कर पाया, अचानक से बड़ा भीड़ बेच दिया, इसलिए कोतवाल साहब की गलती है, मेरी गलती नहीं है। फिर कोतवाल को बुलाया जाता है। कोतवाल को राजा फांसी का आदेश देता है कि कोतवाल को जो है फांसी दिया जाए, कोतवाल को फांसी की सजा सुनाया जाता है। यहाँ पर चौथे अंक जो है समाप्त हो जाता है, चौथा अंक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। फिर 5वें अंक की शुरुआत होती है और पांचवा अंक जो है जहाँ शुरू होता है उसका नाम है अरण्य। अरण्य नामक स्थान पर 5वें अंक की शुरुआत होती है, जहाँ गोवर्धन दास जो है राग काफी में अंधेर नगरी गाता है और आनंद पूर्वक मिठाई खाता है। अचानक से राजा के 2 प्यादे आते हैं और मोटे होने के कारण गोवर्धन दास को फांसी देने के लिए पकड़ करके ले जाते हैं। यानी राजा के 2 सिपाही आते हैं, क्योंकि गोवर्धन दास मिठाई खा खा करके मोटा हो गया है तो उसको फांसी देने के लिए वो लेकर के जाते हैं। गोवर्धन दास पूछता है कि राजा ने तो कोतवाल को फांसी दिया था, फांसी का फंदा बड़ा है। यानी गोवर्धन दास पूछता है कि राजा जब कोतवाल को फांसी दिए थे तो मुझको क्यों लेकर के जाते हो। तो सिपाही बताते हैं कि राजा ने कोतवाल को तो फांसी दिया था, लेकिन फांसी का फंदा इतना बड़ा है कि कोतवाल उसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि कोतवाल जो है दुबला पतला है, इसलिए राजा का हुक्म है कि किसी मोटे आदमी को पकड़ करके फांसी दे दिया जाए। गोवर्धन दास विपत्ति में पड़कर महंत जी को याद करता है, क्योंकि महंत जी ने कहा था कि कभी विपत्ति में पड़ना तो हमको याद करना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब यहाँ पर 5वां अंक जो है समाप्त हो जाता है। जो छठा अंक है
छठवें अंक की शुरुआत जो है शमशान नामक स्थान पर होता है, जहां गोवर्धन दास को 4 सिपाही पकड़े हुए प्रवेश करते हैं। गोवर्धन रोता है, छुड़ाने का यत्न करता है और बचाने के लिए गुरुजी की गुहार लगाती है। इतने में अचानक से गुरुजी और नारायण दास का प्रवेश होता है, दोनों इसको बचाने के लिए आते हैं। गोवर्धन बताता है कि दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई, इसलिए मुझे फांसी देने ये लोग जा रहे हैं। गुरुजी गोवर्धन को अंतिम उपदेश देने के लिए सिपाहियों को पीछे हटने के लिए कहते हैं कि हम गोवर्धन को अंतिम उपदेश देने जा रहे हैं, आप लोग पीछे हट जाइए। गुरुजी गोवर्धन के कान में कुछ कहते हैं, तब गोवर्धन कहता है तब तो गुरुजी हम ही फांसी पर चढ़ेंगे, यानी फांसी हमको दिया जाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं नहीं बच्चा, हम बूढ़े हो गए हैं, हमको चढ़ने दो। गोवर्धन कहता है स्वर्ग जाने में क्या बूढ़ा क्या जवान, यानी जो इस समय मरेगा और स्वर्ग जाएगा, तो क्या बूढ़ा क्या जवान, हमको फांसी पर चढ़ने दीजिए, हम स्वर्ग जाएंगे। राजा अचानक से कहता है कि यह क्या गोलमाल है। इस पर गुरुजी कहते हैं कि इस समय शायद ऐसा है कि जो मरेगा वो सीधा बैकुंठ में जाएगा, यानी वो सीधे स्वर्ग में जाएगा। मंत्री कहता है तब तो हम फांसी पर चढ़ेंगे। कोतवाल कहता है तब तो हम फांसी पर चढ़ेंगे। लेकिन राजा अचानक से कहता है कि मेरे रहते दूसरा कौन बैकुंठ जा सकता है, मुझे जल्दी फांसी पर चढ़ाओ। और राजा को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, राजा की मृत्यु हो जाती है। अंत में गुरुजी कहते हैं कि जिस राज्य में धर्म न हो, बुद्धि न हो, नीति न हो, सुजन समाज न हो, वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। वहाँ पर चौपट राज की तरह ही राजा नष्ट हो जाता है, राज्य नष्ट हो जाता है, तो वहाँ पर नहीं रहना चाहिए जहाँ पर धर्म, बुद्धि, नीति और सुजन समाज न हो। यहाँ पर नाटक जो है समाप्त हो जाता है। अब हम लोग अंधेर नगरी नाटक से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले पहला अंक है, पहला अंक जो है बाह्य प्रांत नामक स्थान पर शुरू होता है। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हैं राम भजो राम भजो राम भजो भाई, तो ये कथन भी याद कर लीजिएगा। पहले अंक में ही महंत के द्वारा कहा जाता है लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। यानी जब भिक्षाटन के लिए दोनों चेले जाते हैं तो बताते हैं कि लोभ जो है पाप का मूल कारण होता है, ये मान को नष्ट कर देता है, इसलिए लोभ मत कीजिएगा, यह नरक प्रदान करता है। ये महंत के द्वारा कहा जाता है, इस कथन को आप याद रखिएगा। दूसरा जो अंक है वो बाजार नामक स्थान पर शुरू होता है। इस अंक में आने वाले दुकानदारों का एक क्रम है, कबाब वाला, घासीराम, नारंगी वाली, हलवाई, कुजड़िन, मुगल, पाचक वाला, मछली वाली, जाति वाला जो ब्राह्मण है, उसके बाद बनिया आता है। एक क्रम है दुकानदारों के आगमन का, तो इस क्रम को आप याद रखिएगा। घासीराम के द्वारा कहा जाता है चना हाकिम सब जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। हलवाई के द्वारा कहा जाता है ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, जैसे कलकत्ते के बिल्सन मंदिर के भीतर ये, वैसे अंधेर नगरी के हम। ये सभी कथन जो है महत्वपूर्ण है, इन कथनों को आप याद रखिएगा। कुजड़िन के द्वारा कहा जाता है जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके शेर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। यानी हिंदुस्तान में जो फूट है आपस के लोगों में, आपस में जो बैर भाव है, उसको यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रेखांकित किया है। आगे पाचक वाला आता है और पाचक वाला के द्वारा कहा गया है चूरन अमले सब जो खामे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। यानी कचहरी के जो कारिंदे हैं उनके द्वारा जब चूरन खाया जाता है तो दुगनी रिश्वत तो तुरंत पचा जाते हैं। आगे वही कहता है पाचक वाला है कि चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। यानी प्रशासनिक अधिकारी जब चूरन को खाते हैं तो सारा हिंद ही हजम कर जाते हैं। जात वाला कहता है कि टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें, ये जात वाले के द्वारा कहा गया है। गोवर्धन दास के द्वारा कहा गया है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। आगे तीसरा अंक शुरू होता है और तीसरा अंक जहां शुरू होता है उस स्थान का नाम है जंगल। इसमें महंत कहता है ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके शेर भाजी और टके शेर ही खाजा मिलता हो। यानी जहां सभी वस्तुओं के मूल्य समान हो, ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है। महंत जी के द्वारा कहा जाता है कि सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहुन कीजिए बाज। यानी जहाँ सभी वस्तुओं के मूल्य एक समान होते हैं, सबको एक समान भाव से देखा जाता है, ऐसे देश कुदेश में कभी भी वास नहीं करना चाहिए, ऐसे जगह पर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद चौथे अंक की शुरुआत होती है। चौथा अंक जहाँ शुरू होता है उसका नाम है राजसभा।
राजा के दरबार में आने वालों का जो क्रम है उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले फरियादी आता है, फिर कल्लू बनिया आता है, कारीगर आता है, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडेरिया और कोतवाल। ये राजा के दरबार में आने वालों का क्रम है। जो 5वां अंक है वो अरण्य नामक स्थान पर शुरू होता है, जहाँ गोवर्धन दास राग काफी गाता है। साच कहे ते पनही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे। राग काफी में गोवर्धन दास के द्वारा यह पंक्ति गाया जा रहा है। आगे गोवर्धन दास जी कहता है, धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याय सधाई। यानी धर्म अधर्म एक समान है, जो राजा कह दे चाहे वो धर्म हो चाहे वो अधर्म हो, वही यहाँ पर न्याय है। आगे कहता है, अंधाधुंध मचो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। ये भारत के उस समय तात्कालिक स्थिति पर व्यंग्य किया गया है। अगला अंक जो है वो 6ठा अंक है और 6वां अंक शमशान नामक स्थान पर शुरू होता है। इसमें राजा कहता है, चुप रहो तुम लोग, राजा के आछत कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी पर चढ़ाओ। आगे महंत कहता है कि जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपो ही न से जैसे चौपट राज। यानी ये कथन महंत के द्वारा कहा गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह नाटक समझ में आया होगा। आप नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान पाए होंगे, उनके पात्रों को जान पाए होंगे, उसके सारांश को जान पाए होंगे, और जो महत्वपूर्ण कथन था वह भी हमने आपके सामने रख दिया है, इसको भी आप समझ पाए होंगे। तो आप आराम से 2 बार 3 बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आराम से परीक्षा में आप प्रश्नों को हल कर पाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।